Finion. She is also a cloud practitioner from AWS. So we will begin with the cloud technologies. Today we will go over the introduction. So yes, we can start. Anna. Thank you for my introduction. Hello everyone, myself Anand. I hope you guys are not already exhausted from the Python class you had earlier. So let me share my screen first. I hope my screen is visible. Yes, it is. Okay, thank you. So we'll be starting with cloud computing today. As I was told that you guys have already completed your IoT training. So this cloud computing is also is also an extension of IoT, I would like to say. If your basics of IoT are clear, then it will be very easy for you guys to catch up with cloud computing. So basically, does anyone have any idea about the basics of cloud computing? Anyone? I can see Tasha, Vanshika, Aman, Irtiza over here. Would you like to say something? कभी आपने पढ़ा होगा क्लाउड क्या होता है, कभी सुना होगा, कोई वेग आइडिया होगी? मैम रफली का मैम जो क्लाउड होता है उसमें जो कंप्यूटर होते हैं, सर्वर होते हैं, वो इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट होते हैं और आप रिमोटली उसको एक्सेस कर सकते हैं। मेनली उसे क्लाउड कहते हैं। जैसे अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं, कंप्यूटिंग पावर ले सकते हैं। जैसे हम मैम गूगल ड्राइव स्टोर करते हैं, वो भी एक तरह का क्लाउड है। और मैम जैसे हम लोग वो इस्तेमाल करते हैं गूगल कोलैब, वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा यूज़ किया जाता है। करेक्ट, दैट इज लाइक वेरी ट्रू। आपने बिल्कुल सही डेफिनेशन बोली है। तो ओके, आई थिंक स्टार्ट करते हैं। So, cloud computing basically changing the way IT works. So, हमने देखा था कि पहले क्या होता था जब क्लाउड कंप्यूटिंग आया। उसके पहले ट्रेडिशनली कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिशनली लोकली डेटा सेंटर्स मेंटेन होते थे। तो कंपनी का जो भी डेटा होता था वो सारा का सारा एक तो पर्सन्स के फ़ोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में तो स्टोर रहेगा ही रहेगा। उसके साथ साथ एक लोकल बैकअप मेंटेन होता था उनके डेटा सेंटर में। अब हो सकता है कि उनका डेटा सेंटर सेम बिल्डिंग में हो सकता है थोड़ा दूर हो, लेकिन वो सब भी लोकली मेंटेन होता था और उसके लिए अपने अलग डेटा सेंटर इंजीनियर्स होते थे जो उसका ध्यान रखते थे। लेकिन फिर क्या होता है कि कभी-कभी कभी-कभी कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया या कभी डेटा सेंटर फेल हो गया, डेटा लॉस हो गई या किसी ने हैक कर लिया, तो हमारा पूरा का पूरा डेटा चला जाता था और जो हमारा बैकअप भी होता था वो भी सारा एक ही जगह पे होता था। तो इमेजिन करो कोई बाढ़ आ गई और वो डेटा सेंटर चला गया, तो फिर हमारा कितना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो बैकअप है वो तो डेटा सेंटर में ही है और डेटा सेंटर चला गया। तो इसीलिए cloud computing concept came into existence, wherein we store our data remotely, and we also don't need to rely on our data center engineers to maintain and to store the data. It may have happened sometimes कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई वेबसाइट बहुत देर से डाउन चल रही है। पहले के टाइम पे मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि डेटा सेंटर बैठ गया है, उनको उसको अप करने में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए। बट क्लाउड के आ जाने के बाद से वो सारा चीज़ें बहुत सिंपल हो गई है। एक लेमैन भी बहुत ईज़िली अपना डेटा एक्सेस कर सकता है, क्लाउड को यूज़ कर सकता है। जैसे अमन बता रहे थे कि हम लोग गूगल ड्राइव जो है वो भी एक क्लाउड का एग्जांपल है और वो तो हम सभी ने यूज़ किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि सबसे पहले तो क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, देन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो कोई भी चीज़ ले लो, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते ही होते हैं।
इट डिपेंड्स ऑन अस, इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर ऑल कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस बेसिस पे हम वे करेंगे कि हमें ये टेक्नोलॉजी चाहिए कि नहीं चाहिए. Then what are the opportunities and challenges in cloud computing? We'll be moving forward with the service models, deployment models, the architecture and virtualization. तो वर्चुअलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग पॉसिबल हुई. अगर वर्चुअलाइजेशन नहीं होता तो हम क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जा नहीं पाते. Virtualization is a very important topic. So let's begin. Let's get started. Traditional data centers for email services. तो जैसे मैं बता रही थी कि ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स जो होते थे पहले मेंटेन होते थे, तो उसमें क्या होता था कि सेटिंग अप ईमेल सर्विसेज फॉर अ कंपनी इन्वॉल्व हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशंस. जैसे कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज हो गया, तो इसमें जैसे कि हमने देखा कि अगर हमारा हार्डवेयर फेल हो गया तो क्या होगा, अचानक से पावर लॉस हो गई तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हमारा जितना भी सिस्टम है वो सब डाउन हो जाएंगी. हमें एट द एंड हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा, और हो सकता है कि कभी कभी किसी केस में हम उसको अप ले आए फिर से, अगर हमने कहीं और लोकल बैकअप रखा है तो. अगर नहीं रखा है फिर तो हमारा डेटा लॉस हो गया. तो इसीलिए ये इसकी वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग की नीड जो है जनरेट हुई और ये टेक्नोलॉजी आई. तो एक और एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ कि जैसे Schools9 इज अ पोर्टल टू डिस्प्ले एग्जाम रिजल्ट्स. हम सब ने यहाँ से हमारे स्कूल टाइम पे रिजल्ट्स देखे होंगे. तो Schools9 में क्या होता था कि हमारे जो बोर्ड के रिजल्ट्स होते थे वो आते थे. तो जैसे कि जब सारे बच्चे मिलके उसको एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं तो फिर उस दिन पे हमारा ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है. और जिस दिन पूरे साल में जब हमारे रिजल्ट्स अपलोड नहीं होते तब कोई भी नहीं जाता वो वेबसाइट पे, कोई भी जाके खोलता भी नहीं है वो वेबसाइट. जैसे कि हमारे जेई मेंस के रिजल्ट की बात कर लेते हैं, वो हमारे लिए थोड़ा रीसेंट एग्जांपल होगा. तो जिस दिन मेंस का रिजल्ट आने वाला होगा उस दिन सब लोग लगे हुए हैं रात को 12 बजे से रिजल्ट देखने के लिए, और बस उस दिन सबने रिजल्ट देख लिया फिर तो हम कभी उसकी साइट खोलेंगे ही नहीं. हम देखते थे वो साइट बैठ भी जाती थी कभी कभी क्योंकि ट्रैफिक बहुत इंक्रीज हो जाता था. तो ये चैलेंज है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द ट्रैफिक इंक्रीजेस ऑन द रिजल्ट डे. एंड उसका पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है कि कंपनी ने लार्ज सर्वर्स परचेज कर लिए. What if the company purchases large servers to handle the increase in web traffic on result days? Is this an efficient solution? तो मान लो कि कंपनी ने जो हमारी हाईएस्ट डिमांड है उस हिसाब से सर्वर्स बाय करके रख दिए कि रिजल्ट डे पे मेरे लिए 10 लाख बच्चे मेरी साइट को एक्सेस करेंगे, तो उस हिसाब से मैं सर्वर्स बाय करके रख देता हूँ. लेकिन फिर पूरे साल में बाद में जब कोई भी वो वेबसाइट एक्सेस नहीं कर रहा है तब तो फिर हमारे सर्वर्स यूजलेस हो जाएंगे, तब हमें उतने स्टोरेज की उतने कैपेसिटी की नीड ही नहीं है. तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए, तो ये प्रॉब्लम होती थी ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स में. तो डेटा सेंटर बेसिकली क्या होता है, डेटा सेंटर इज अ फिजिकल फैसिलिटी दैट कंपनीज यूज टू कीप हार्डवेयर विच स्टोर्स डेटा एंड एप्लीकेशंस. तो हमारा जितना भी डेटा है, एप्लीकेशंस है, डेटा बैकअप्स है, वो सब हमारे ट्रेडिशनल डेटा सेंटर में ही स्टोर होता है. डेटा सेंटर्स में बेसिकली उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्विचेस, राउटर्स, फायरवॉल्स, स्टोरेज सिस्टम, सर्वर्स, एडीसीज, ये सब चीज़ें हमारे डेटा सेंटर में आती हैं. तो की कंपोनेंट्स ऑफ द डेटा सेंटर टुगेदर प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारा नेटवर्क, स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कवर हो गया. अब नेटवर्क में जैसे कि स्विचेस, राउटर्स, फायरवॉल्स आ गई, स्टोरेज के लिए स्टोरेज सिस्टम्स आ गई, कंप्यूटिंग के लिए हमारे सर्वर्स हो गए. तो हर एक चीज़ को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक एक दो इंजीनियर्स होते हैं who take care of networking, who take care of storage, who take care of the computing resources. This is basically the architecture of a traditional data center. Now, moving forward to the types of traditional data centers.
we have traditional data centers are divided into two types. One is on-prem data centers, wherein on-prem, and the second one is co-location. तो on-prem में हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज है, जैसे हमारे फैंग कंपनीज हो गए, वो कवर हो जाते हैं, जिनके पास उतना स्टोरेज है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो लोग अपने ही प्रेमाइसेस पे, अपने ही ऑफिस बिल्डिंग में एक डेटा सेंटर सेटअप कर सके। तो उनके पास फिर उनकी हायरिंग भी उस हिसाब से होती है, उसके लिए फिर उनको नेटवर्क इंजीनियर्स भी चाहिए, स्टोरेज इंजीनियर्स भी चाहिए, और ये सब कुछ वो लोग, क्योंकि उनके पास इतना कैपिटल है, तो वो लोग ये सब मेंटेन कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन टेक्स केयर ऑफ सेटिंग अप द सर्वर्स, स्टोरेज एंड मेंटेनेंस। तो जो इंजीनियर्स हमारे हो गए, वो उसको मेंटेन भी करेंगे। अब एक बार हमने सर्वर्स खरीद के आके रख दिए, लेकिन उसके बाद उसको मेंटेन भी तो करना होगा, कंटिन्यूअसली उसमें बग्स आएंगे, बग्स को फिक्स करते रहना पड़ेगा, हमें देखना होगा कि ये सिस्टम बैठ ना जाए, उसके लिए कंटिन्यूअसली मेंटेनेंस इंजीनियर्स भी हमें चाहिए होते हैं। तो ये सब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में पॉसिबल है, जिनके पास इतना कैपिटल है कि वो कर सकें। लेकिन जो स्टार्टअप्स हो गए, वो लोग क्या करेंगे? उनके पास तो इनिशियली इतना कैपिटल नहीं है कि वो सब कर सकें। तो इसीलिए ये कोलोकेशन सिस्टम आया था, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ सर्वर्स और स्टोरेज दे देगी, वो बता देगी कि भाई मुझे इतने सर्वर्स चाहिए मेरे ट्रैफिक के हिसाब से, आप उनको इस जगह पे, इस लोकेशन पे स्टोर कर दीजिए। और जो थर्ड पार्टी होगा, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, वो क्या करेंगे? वो इसका सेटअप और मेंटेनेंस, ये दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ताकि जो फाउंडर हो गया स्टार्टअप का, वो बेसिकली अपने बिजनेस पे फोकस कर सके और उसे ट्रेडिशनल डेटा सेंटर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा उसके रिसोर्सेज यूज़ नहीं हो, एंड ट्रेडिशनल मेंटेनेंस में भी आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता था हमारा ट्रेडिशनल डेटा सेंटर। ये होता था टू टाइप्स का, ऑन प्रेम एंड कोलोकेशन। इसमें इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि ऑन प्रेम में क्या होता है। इन दिस सेटअप द ऑर्गेनाइजेशन सेट्स अप एंड मेंटेन्स द डेटा सेंटर बाय इटसेल्फ, इट ऑल्सो ओन्स ऑल द इक्विपमेंट। जब ऑर्गेनाइजेशन ये ओन कर रही है, तो उसके पास इतना कैपिटल रिक्वायरमेंट भी है। Then the second type is co-location, wherein the organization ties up with a third-party firm to set up and maintain all its data centers. The organization provides the required computer servers, storage, and networking, whereas third-party firm provides the power, cooling, physical security, etc. तो थर्ड पार्टी हमारा मेंटेनेंस को टेक केयर करती है। तो मेंटेनेंस में क्या आ गया? पावर सप्लाई आ गई, कूलिंग आ गई, फिजिकल सिक्योरिटी आ गई। तो ये सब कुछ हमारा थर्ड पार्टी करता है। In some cases, networking between the data center and organization's office is taken care of by the network service provider. जो हमारे नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो हमें नेटवर्किंग दे देते हैं। जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे क्या हो गए आजकल, तो हम देखते हैं कि एयरटेल एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में, जियो है, वैसे दे टेक केयर ऑफ द नेटवर्किंग। अब इसका एग्जांपल हो गया हमारा ईमेल सर्वर, जो हमने पहली स्लाइड में देखा था। ईमेल सर्वर में ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर या कोलोकेशन दोनों भी हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इज दिस अ बेटर ऑप्शन कि मतलब हम लोग एक थर्ड पार्टी को हायर कर रहे हैं कि वो हमें कूलिंग भी दे, पावर भी दे, लेकिन सेटअप के लिए तो हम लोग ही कर रहे हैं? या फिर फर्स्ट केस में जिसमें ऑन प्रेम हमारा है, उसमें भी हम लोग इस सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, उस सब के लिए हमारा कितना ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ the cost, the expenses, the maintenance, the servers, the storage, etc. So this is not a viable way to do things if we have cloud computing. So इसके problems हम एक बार देख लेते हैं फिर से कि high setup cost. So need to buy all the software and hardware to set up the system. जो हमारा setup का cost होता है वो काफ़ी हाई होता है। इनिशियली हमें सारे सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स, ये सब कुछ बाय करने पड़ते हैं। फिर मेंटेनेंस के लिए भी हमें बहुत हाई कॉस्ट लगती है, क्योंकि डेडिकेटेड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा। देन इसकी स्केलेबिलिटी भी लो होती है।
स्केलेबिलिटी क्या हो गया, जैसे स्कूल्स 9 के एग्जाम्पल से मैंने बताया कि एक दिन पे तो हमारा ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि उस दिन हमें चाहिए कि हमारे सर्वर्स बढ़ जाए, उस दिन हमें हाई स्केल पे काम करना है, लेकिन उस दिन के अलावा बाकी सारे दिन अगर हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज हुए तो भी हम सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि हमें उतनी नीड ही नहीं है। तो ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स उस केस में बिल्कुल भी स्केलेबल नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये इसकी एक प्रॉब्लम है। तो मेनली हमारे 3 प्रॉब्लम्स है ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स के साथ, विच इज हाई सेटअप, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट एंड लो स्केलेबिलिटी। सो मूविंग ऑन विथ क्लाउड कंप्यूटिंग, हमने देख लिया कि ट्रेडिशनली हम क्या करते थे, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है। तो आज की डेट में cloud computing is a method which we follow for storing our data on a third party. So what is cloud computing? Cloud computing is outsourcing the task of data storage, management and processing to some third party service provider. तो क्लाउड कंप्यूटिंग में होता क्या है कि हमारी जो टास्क है डेटा स्टोर करने की, मैनेज करने की और प्रोसेस करने की, ये सब कुछ हम किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं, किसी थर्ड पार्टी को असाइन कर देते हैं, हम खुद नहीं करते। तो हमारा कॉस्ट बच जाता है, हमारी स्टोरेज स्पेस बच जाती है, हम लोग को मेंटेनेंस के लिए भी कुछ नहीं लगता है। जो भी होता है वो एक थर्ड पार्टी के साथ हम अग्रीमेंट करते हैं कि आप हमें ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और वो हमें मिलती जाएंगी। तो जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है, जिसको हम अब से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर बोलेंगे, वो क्या करता है? द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर स्टोर्स द डेटा एंड डज द रिक्वायर्ड कंप्यूटेशन ऑन द यूजर्स बिहाफ। तो यूजर, जैसे कि इस केस में स्कूल्स 9 हो गया, स्कूल्स 9 के बिहाफ पे से एक थर्ड पार्टी उसके लिए सारा काम करेगी, स्टोरेज का, मैनेजमेंट का, मेंटेनेंस का, ये सब कुछ। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स क्या हो गए? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैव अ सेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर which offer various services on demand to their users. तो ऑन डिमांड मतलब कि हमें जितना चाहिए, जब चाहिए, तब हम उनका सर्विस एक्सेस कर पाएंगे। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? जैसे किसी ने बोला था लेक्चर में, गूगल ड्राइव हो गया, यूट्यूब हो गया, ड्रॉपबॉक्स हो गया, ये सब कुछ हमने यूज किया है, ये सब कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू पॉसिबल है। So, as John McCarthy quoted in 1961, if computers of the kind I have advocated for become the computers of the future, then computing may be someday organized as a public utility, just as telephone system is a public utility. The computer utility could become the basis of a new and important industry. तो 1961 में ही इन्होंने कह दिया था कि अगर कंप्यूटर्स पब्लिक यूटिलिटी बन गए तभी ही जाके यूटिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक न्यू इंडस्ट्री बनेगी। तो 1961 में ही आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे किसी ने तो सोच लिया था, और फिर उस पर काम तो बहुत लेट 2012 अराउंड ही स्टार्ट हुआ था, बट एक स्टेटमेंट थी कि ये इसकी ज़रूरत हमें आगे जाके पड़ेगी। फिर लियोनार्ड किनरॉक ने भी 1969 में ये कहा था कि एज ऑफ नाउ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर स्टिल इन देयर इन्फेंसी, बट as they grow up and become more sophisticated, we will probably see the spread of computer utilities. Computer utilities क्या हो गई? जैसे कि कोई भी थर्ड पार्टी पे हम हमारे रिसोर्सेज स्टोर करते हैं, हम हमारे रिसोर्सेज एग्जीक्यूट करते हैं और हम कहीं से भी एक्सेस कर पाते हैं उनको, हमारे रिसोर्सेज को। तो दोज आर कंप्यूटर यूटिलिटीज। Moving forward with the features of cloud computing, this is the overview, और आगे की स्लाइड्स में हम इन सबको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एक एक पॉइंट को। तो हमारे फीचर्स क्या हो गए कि क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे पहले तो इकोनॉमिकल है, ऑन डिमांड है, हम एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक मेजर्ड सर्विस है, रिसोर्स पूलिंग हो जाती है, मेंटेनेंस के लिए इजी है, it is an automated service, we have high availability, resilience, fault tolerance, scalability, rapid elasticity, security,
ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस एंड इजी माइग्रेशन। अब इन टर्म्स को हम अच्छे से एक एक करके समझते हैं। तो उसके पहले एक सेकेंड, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एनीवन? अभी तक समझ आ रहा है कि ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स से हमने क्लाउड पे क्यों मूव किया? यस मैम। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो पहला फीचर है हमारा पे एज यू गो एंड इकोनॉमिकल। पे एज यू गो मॉडल मतलब क्या कि मैंने अगर 10 सेकेंड्स के लिए क्लाउड को एक्सेस किया तो आई विल बी ओनली चार्ज्ड फॉर 10 सेकेंड्स ऑफ माय यूसेज। तो जो हमारा स्कूल्स 9 का एग्जाम्पल था उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि अगर एक दिन के लिए ही हमें वो सर्विसेज चाहिए तो हम सिर्फ एक दिन के लिए पे करेंगे, हमें पूरे साल के लिए पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड हेंस दिस इज इकोनॉमिकल। हमें इनिशियली कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कुछ नहीं होती हैं। Then on-demand service. On-demand is users can request services and get them whenever they want. On-demand मतलब अगर मुझे रात के 12 बजे भी मैंने बोला कि मुझे एक सर्विस चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग की तो मुझे मिल जाएगी कि मुझे आप 8 GB ऑफ डेटा दे दीजिए मेरे सिस्टम पे, तो रात के 12 बजे भी मुझे वो डेटा मिल जाएगा, मुझे वो स्टोरेज मिल जाएगी, मुझे वो सर्वर्स मिल जाएंगे। Then we have access control. Access control मतलब user access, authentication and authorization are managed by the cloud provider. तो access control मतलब कि हो सकता है कि मेरी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे किसी को एडमिन एक्सेस देना है। एडमिन एक्सेस मतलब क्या हो गया कि वो पूरा का पूरा सब कुछ एक्सेस कर सके, वो उसमें मॉडिफिकेशंस कर सके मेरी वेबसाइट में, वो उसको एडिट कर सके, एज एंड व्हेन पिक्चर्स अपलोड कर सके। लेकिन जो यूज़र होगा हमारा उसको तो हम ये सारे एक्सेस नहीं दे पाएंगे। यूज़र के लिए तो कभी हमने नहीं देखा होगा कि हम लोग फेसबुक पे जाके फेसबुक का लोगो चेंज करके आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसीलिए एक्सेस कंट्रोल भी नेसेसरी है जो कि हमें क्लाउड प्रोवाइड करता है। देन क्लाउड इज ऑल्सो अ मेजर्ड सर्विस। मेजर्ड सर्विस मतलब क्या? टाइम फॉर विच अ सर्विस इज प्रोविजन्ड इज मेजर्ड एंड बिल्ड। जैसे कि मैंने बोला कि अगर मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए कोई रिसोर्स यूज किया है then I will be charged only for 10 minutes of my usage. Then we also have resource pooling, which is resources existing at disparate geographical locations are pooled and provisioned to customers on need basis. तो resource pooling हमारा क्या हो गया कि अगर मैं इंडिया से एक क्लाउड रिसोर्सेज को एक्सेस, एक वेबसाइट को एक्सेस कर रही हूँ और मेरा कोई कलीग जर्मनी में बैठ के एक्सेस करना चाह रहा है वही सेम रिसोर्सेज, वही सेम, जैसे गूगल कोलैब का किसी ने एग्जांपल दिया था, तो गूगल कोलैब पे मैं अपने लोकेशन पे बैठ के सेम रिसोर्स को एक्सेस कर रही हूँ, सेम वेबसाइट को बैठ के एडिट कर रही हूँ और मेरा कलीग भी उसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है जर्मनी में बैठे बैठे। तो अगर ये ट्रेडिशनली हम कर रहे होते, ट्रेडिशनल डेटा सेंटर में हमारे सारे रिसोर्सेज होते, तो फिर ये इतना इजीली नहीं हो पाता था पहले के टाइम पे। अभी ये सब कुछ बहुत इजी है। दैट वाज रिसोर्स पूलिंग। नाउ इजी मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब क्या कि क्लाउड प्रोवाइडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोविजन सर्विसेज। तो मुझे मेरे सर्वर्स को, मेरे स्टोरेज को मेंटेन करने की कोई नीड ही नहीं है, मुझे उसके लिए अलग से किसी इंजीनियर को हायर करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुम मेरे डेटा सेंटर पे बैठो और तुम इसको मेंटेन करो, ये देखो कि इसका नेटवर्किंग कैसे चल रहा है, स्टोरेज कैसे चल रही है, ट्रेडिशनल सेंटर बैठ तो नहीं रहा है मेरे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वहाँ पे सब रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं है। तो इसीलिए मेंटेनेंस के लिए भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमें अलग से कोई कॉस्ट पे करने की नीड नहीं है। एक बार हमने बोल दिया कि हमें ये इतना से इतना सर्विस चाहिए, 8 GB ऑफ रैम फॉर 10 मिनट्स, तो उसके लिए मुझे अलग से ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे मेंटेन करने के लिए भी कोई अलग कॉस्ट पे करना है, नहीं, वो उसी पैकेज में, उसी कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है।
तो इस वजह से हमारे काफ़ी रिसोर्सेस यूज़ हो गए। हमारे रिसोर्सेज जैसे हमारा टाइम, मनी हम बिजनेस डेवलपमेंट पे यूज़ कर सकते हैं rather than for data center purposes. Moving forward, cloud computing is also an automated service. Automated service मतलब कि since the control and management lies within the cloud provider, the configuring and management of the service is automated. जैसे कि मुझे अगर पावर पॉइंट एक्सेस करना है वाया क्लाउड, तो अभी तो मैं फ़िलहाल मेरे सिस्टम से ही एक्सेस कर रही हूँ, लेकिन अगर मुझे पावर पॉइंट वाया क्लाउड एक्सेस करना है तो उसमें भी सेम फीचर्स अवेलेबल होंगे। लेकिन मेरे ट्रेडिशनल सिस्टम पे मुझे क्या दिक्कत आएगी कि अगर कोई नया अपग्रेड आया तो मुझे खुद जाके उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, या फिर माइक्रोसॉफ्ट मुझे बोलेगा कि आप इसको अपग्रेड कर दीजिए, उसके बाद ही आई विल बी एबल टू वर्क। कभी-कभी हमने देखा होता है कि हमारे सर्विसेज हमें बोलते हैं कि आप अपग्रेड कीजिए, उसके बाद ही आप ये यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर हम कोई भी क्लाउड सर्विस यूज़ करते हैं तो उसमें इसकी नीड नहीं आती है, ऑटोमेटिकली हमारे सारे सर्विसेज अपग्रेड हो जाते हैं। Then we have high availability. Availability is system responds to requests by users at all times despite faults and failures. तो अगर कोई फेलियर आ गया, कोई फॉल्ट आ गया, कोई रेजिलियंस आ गई डेटा के लिए, या कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, लेकिन उन केसेस में भी हमारे सिस्टम्स अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि हमें उसके बारे में टेंशन ही नहीं लेनी है। क्लाउड प्रोवाइडर्स ही उसकी केयर करेंगे, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि उस चीज़ों के बारे में हम सोचें, एंड आवर सिस्टम्स विल बी अवेलेबल ऑल द टाइम। Next we have resilience. Resilience is cloud system possess the ability to recover from outages and failures because of virtualization and resource pooling. तो वर्चुअलाइजेशन हम आगे देखेंगे कि क्या होता है, एंड रिसोर्स पूलिंग मैंने कहा कि हम एक ही रिसोर्स पे रिमोटली हम लोग काम कर सकते हैं। तो अगर कोई आउटेज आ गई, कोई फेलियर आ गई, तो उसके लिए भी हमारे सिस्टम्स रेजिलिएंट होते हैं, फेल नहीं हो जाते हैं। Then we have fault tolerance. The availability of backup and redundant systems allows the systems to switch to them in case of faults. So the cloud systems offer high fault tolerance. फॉल्ट टॉलरेंस क्या हो गया कि अगर इन केस क्लाउड डेटा सेंटर्स, जो क्लाउड है वो भी तो बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं जिसमें का एक पार्ट हम लोग एक्सेस कर पाते हैं, तो वो भी एक डेटा सेंटर है, बहुत बड़ा डेटा सेंटर है। तो हो सकता है कि वहाँ पे भी कोई फॉल्ट आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गई, वहाँ पे भी पावर शट डाउन हो गई। लेकिन क्लाउड प्रोवाइडर्स यूजुअली क्या करते हैं कि अपने डेटा को, अपने जो डेटा सेंटर्स हैं उनके बैकअप्स बहुत अलग अलग लोकेशंस पे रखते हैं। जैसे कि जो अमेज़ॉन का एग्जांपल मैं देती हूँ, जो AWS का क्लाउड होता है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज का, उसमें जो इंडियन डेटा होता है उसका एक बैकअप स्टोर होता है स्पेन के एक डेटा सेंटर में, और एक और बैकअप स्टोर होता है कैलिफोर्निया में। तो ये आप देख रहे हो कि ये ज्योग्राफिकली भी ये लोकेशंस काफ़ी डिफरेंट है, तो हमारा डेटा लॉस होने के चांसेस नियर टू ज़ीरो हो जाते हैं उस केस में, कि अगर एक डेटा सेंटर भी बैठ गया, कुछ गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से अगर एक डेटा सेंटर वर्क नहीं कर पा रहा है, फिर भी हमारा डेटा और दो जगह पे सेफ है। Then, moving forward, the other feature is scalability. If the needs of computing or storage increase over time, cloud systems are equipped to cater to the changing needs. तो स्केलेबिलिटी की हमने बात की थी स्कूल्स 9 वाले पे, मैं फिर से जाऊंगी कि एक दिन पे तो हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लग रहे थे, लेकिन बाद में हमने देखा कि हमें पूरे साल भर में उसके रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए स्केलेबिलिटी क्या होता है कि एज एंड व्हेन वी रिक्वायर we can scale up our resources and scale down our resources. तो schools 9 क्या कर सकता है कि रिजल्ट वाले दिन पे वो मुझे बोलेगा कि मुझे
100 सर्वर्स की कैपेसिटी चाहिए, लेकिन और फिर उसके अगले वीक में भी लेट्स से मुझे 90 सर्वर्स चाहिए होंगे कि हो सकता है कि बच्चे आए एक हफ्ते तक और रिजल्ट साइट एक्सेस करें, लेकिन थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट द रिजल्ट वीक दे कैन से कि आई जस्ट नीड 10 सर्वर्स, क्योंकि उनको पता है कि कोई भी उतना ट्रैफिक नहीं होने वाला है। तो ये पॉसिबिलिटी हमें सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग ही देता है। Then we have rapid elasticity. The services allotted to an application can be increased or decreased in runtime depending upon the needs of the application. Elasticity मतलब कि हम बहुत जल्दी within seconds we can increase or decrease our resources. कभी कभी होता है कि अचानक से किसी साइट में डिस्काउंट आ गया, अमेजोन पे जैसे हम देखते हैं कि प्राइम डेज जब होते हैं तब डिस्काउंट आ जाता है, तो वो डिस्काउंट वैलिड फॉर 2 आवर्स होता है, फॉर 5 आवर्स होता है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज उसको डेडिकेट कर दिए जाते हैं उस पर्टिकुलर सर्विस को। तो उसको करने के लिए भी ऐसा नहीं है कि हमें 10 दिन पहले बोल के रखना पड़ रहा है कि 10 दिन बाद मेरी डिमांड आएगी तब आप सर्विस बढ़ा देना। हो सकता है अचानक से हमारी डिमांड बढ़ जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तुरंत 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको दिखेगा कि आपकी सर्विसेज बढ़ गई हैं, कैपेसिटी बढ़ गई है और आप काम कर पा रहे हैं। Then we have security. The security of data on the cloud is ensured by encrypting it using different methods. तो सिक्योरिटी का भी जैसे ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स में हमें खुद ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन क्लाउड प्रोवाइडर्स हमें हमारे डेटा की सिक्योरिटी देते हैं, बीट सिक्योरिटी नेटवर्कली, जैसे कि कोई बग आ जाए, कोई वायरस आ जाए, कोई मॉलवेयर आ गया तो उससे भी सिक्योरिटी, और फिजिकल सिक्योरिटी भी कि किसी को भी डेटा सेंटर के अंदर आने की एक्सेस नहीं होती है, तो इसलिए फिजिकली भी हमारे सिस्टम सिक्योर्ड होते हैं। देन वी हैव ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। द सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम द क्लाउड can be accessed from a range of different devices from different geographical locations. तो जैसे कि मैंने बताया, नेटवर्कली कहीं भी ज्योग्राफी में बैठ के आप क्लाउड रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। Then we have easy migration. Cloud migration is relatively easy when compared to on-premises systems. तो on-premise system से अगर हमें कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है कहीं भी, तो ह्यूज हमारा टेराबाइट्स में डेटा है, उसको हम माइग्रेट कैसे करेंगे, लेकिन क्लाउड पे भी माइग्रेशन बहुत इजी होता है, बहुत ह्यूज डेटा को भी हम बहुत कम टाइम में ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव comparison between traditional data center and cloud data center. तो हमारे ट्रेडिशनल डेटा सेंटर में जो प्रॉब्लम थी उसको हम क्लाउड से सॉल्व कैसे कर पा रहे हैं ये मैं बताती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल बी बैक। Okay, I'm so sorry guys for the disturbance. Let's continue. Okay, so हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम्स की वर्सेस द सॉल्यूशन दैट क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स टू अस। ट्रेडिशनल डेटा सेंटर में हमारे पास प्रॉब्लम थी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर व्हेन रिक्वायर्ड। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें सोल्यूशन क्या देता है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस एंड रिसोर्स पूलिंग। जब हमें हार्डवेयर नहीं चाहिए था तब हम इजीली उसको रिलीज कर सकते हैं, और जब हमारी रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज हो जाती हैं तब हम
हार्डवेयर को अक्वायर भी बहुत इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैड फेलियर ऑफ फायरवॉल्स एट पॉइंट्स ऑफ हाई ट्रैफिक, लेकिन उसका सोल्यूशन है इजी मेंटेनेंस। जैसे कि कभी कभी होता है कि हमारे फायरवॉल्स फेल हो जाते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें नीड नहीं पड़ती है, हमारे इंजीनियर्स क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में ही मेंटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट, वी कैन नॉट रिप्लेस और रिटर्न द अनयूज्ड कंपोनेंट, whereas cloud computing offers economical on demand service and it is pay as you go। तो हमें जितनी सर्विस जब चाहिए तब हम उसको उतने ही टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। देन हमारा एक और डिसएडवांटेज था कि स्पीड बहुत स्लो हो जाती है जब सर्वर की बैंडविड्थ लो होती है एंड द सर्विस में नॉट बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स अस हाई अवेलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस एंड रेजिलियंस which takes care of these disadvantages. Moving forward, in traditional data centers, it was difficult to migrate small changes in a very short time. तो हमें डेटा माइग्रेट करने के लिए भी ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स में इश्यूज आते थे, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग हमें ईजिली प्रोवाइड करता है, हमें डेटा माइग्रेशन भी हमारा बहुत ईजिली हो जाता है। Next, we had granting access to users is difficult because administrator has to physically visit the site for monitoring and management. Also, users are unable to access the service from different devices and locations. Whereas in cloud computing, we have access control, broader network access, automated service and security. तो admin access किसी को भी देना हम कहीं से भी पॉसिबल होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें फिजिकली डेटा सेंटर पे जाके मॉनिटर करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, तभी जाके हम किसी की एक्सेस मैनेज कर सकते हैं, ऐसा नेसेसरी नहीं है। हमें बस इंटरनेट चाहिए और कोई भी डिवाइस चाहिए, हम एक्सेस दे पाएंगे। Next, we have services cannot be incremented when required, and moreover, when the use of resources over, it cannot be decremented on the basis of requirements on runtime. लेकिन क्लाउड हमें क्या प्रोवाइड करता है? स्केलेबिलिटी, इलास्टिसिटी, जिसकी वजह से हम लोग एज आवर डिमांड इंक्रीजेस वी कैन इंक्रीज आवर रिसोर्सेज, एज आवर डिमांड डिक्रीजेस वी कैन डिक्रीज आवर रिसोर्सेज। Moving forward, we have in traditional data centers, we had infrastructure had to be bought, which led to very high setup costs. But cloud computing offers us pay-as-you-go model, wherein we do not need to invest our money on setting up the infrastructure or on maintaining it. Then we have large costs are involved in buying infrastructure, even if it is used less or only for one phase of the project. Whereas cloud computing is a measured service, it also offers elasticity and it is pay as you go. So schools 9 के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जब हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है तब हम उस हिसाब से अगर हम लोग डेटा रिसोर्सेज बाय करके रखेंगे तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाएंगी, उतना हमें चाहिए भी नहीं थ्रू आउट द ईयर, तो इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग इज एडवांटेजियस। Then the infrastructure is centralized and any lapse in the security compromises the whole system security. जो हमारा डेटा सेंटर्स का सिस्टम होता था वो काफ़ी सेंट्रलाइज्ड होता था और कोई भी अगर एक छोटा सा भी लैप्स हो गया तो फिर हमारी सिस्टम्स बहुत अफेक्ट कर जाती हैं। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स अस सिक्योरिटी एंड वी डू नॉट नीड टू टेक केयर ऑफ एनी अदर थिंग्स। मूविंग फॉरवर्ड, तो हमने देख तो लिया कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, उसके एडवांटेज, उसके फीचर्स क्या हो गए। अब हम एक इस सिचुएशन में हैं कि हम एक फॉर्मल डेफिनेशन प्रेजेंट कर सकें। तो फॉर्मल डेफिनेशन क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडल फॉर एनेबलिंग convenient on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources, that is servers,
network, storage, applications, services that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. This cloud model is composed of 5 essential characteristics, that is 3 service models and 4 deployment models. तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसकी तो हमने बात कर ली, which is it is a measured service, on demand self service, broad network access, resource pooling and rapid elasticity. अब हम आगे बात करेंगे सर्विस मॉडल्स की, which is infrastructure as a service, platform as a service and software as a service that cloud computing offers us. And next we'll be talking about the deployment models, that is public cloud, private, community and hybrid cloud. तो पहले हम बात कर लेते हैं कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के। हम सब ने आई एम श्योर ये सारी चीज़ें यूज़ की है कहीं ना कहीं, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, स्लैक, जीमेल, गूगल ड्राइव, ये सारे के सारे हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल्स हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के एप्लीकेशंस है जो कि हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं। देन advantages of cloud computing: lower computer costs. You do not need a high-powered and a high-priced computer to run cloud computing's web-based applications. Since applications run in the cloud, not on the desktop PC, your desktop PC does not need the processing power or hard disk space demanded by traditional desktop software. तो जो हमारे कंप्यूटर के कॉस्ट हो गए वो एकदम नेक्स्ट टू ज़ीरो हो गए हैं, क्योंकि हमें कंप्यूटर बाय करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर इजीली क्लाउड के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। Then we have improved performance. With large programs hogging on your computer's memory, you will see better performance from your PC. Computers in a cloud computing system boot and run faster because they have fewer programs and processes loaded into the memory. तो हम देखते हैं कि हमारा जो ये नॉर्मल लैपटॉप या कंप्यूटर आ गया, उसके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। आजकल हम लोग को 1 टेराबाइट तक की स्टोरेज मिल जाती है हमारे हार्ड डिस्क में, लेकिन क्लाउड में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इसीलिए हमारी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाती है। हमें जितना रैम चाहिए, जितना रोम चाहिए, हम उसको अपने नीड्स के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसीलिए हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव रिड्यूस्ड सॉफ्टवेयर कॉस्ट। तो कभी कभी हमने देखा होगा कि हमें कोई लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर की नीड होती है हमारे किसी एप्लीकेशंस के लिए, लेकिन क्लाउड हमें हर एक एप्लीकेशन का एक इजी ऑल्टरनेटिव देता है, जिसकी वजह से हमें सारी सर्विसेज फ्री में मिल जाती है ऑलमोस्ट। So instead of purchasing expensive software application, you can get most of what you need for free, better than paying for similar commercial software. Then we have instant software upgrades. Upgrades की तो हमने बात कर ली है कि अगर हमें हमारे सिस्टम्स पे या डेटा सेंटर में हमारा डेटा होता है तो हमें खुद जाके अपग्रेड करना पड़ता है, लेकिन क्लाउड में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ही हमें अपग्रेड करके दे देता है और हमें पे भी नहीं करना पड़ता है वो अपग्रेड के लिए। Then improved document format compatibility. You don't have to worry about the documents you create or on your machine being compatible with other users' applications or OSs. कभी ऐसा होता है कि हमारी कोई फाइल है, वो विंडोज़ पे तो चल रही है, हम लोग कोई कोड लिख रहे हैं, वो बहुत इजीली विंडोज़ पे चल रहा है, लेकिन वो मैक पे नहीं चलता या लिनक्स पे नहीं चलता है। तो जब हम क्लाउड पे काम करते हैं तब हमें ऐसी दिक्कत नहीं आती है, हम इजीली there are no potentially format incompatibilities when everyone is sharing documents and applications in the cloud. Then we have unlimited storage capacity. So cloud computing offers virtually limitless storage. Your computer's current 1 terabyte hard drive is small as compared to hundreds of petabytes available in the cloud. तो अनलिमिटेड स्टोरेज हमें मिलती है, हमें जितनी चाहिए जब चाहिए तब हम एक्सेस कर पाएंगे। Then we have increased data reliability.
Unlike desktop computing, in which if a hard disk crashes and destroys all your valuable data, a computer crashing in the cloud should not affect the storage of your data. तो जैसे कि मैंने कहा कि क्लाउड सर्विसेज बहुत रिलायबल होती हैं, हमें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा पर्सनल कंप्यूटर क्रैश हो गया, फिर भी क्लाउड में हमें पता है कि हम लोग कोई और डिवाइस से एक्सेस कर पाएंगे और हमारा सारा का सारा डेटा सेफ है। Then we have universal document access. That is not the problem with cloud computing, because you do not take your documents with you. Instead, they stay in the cloud and you can access them whenever you have a computer and internet connection. तो इसका एक एग्जांपल है हमारी ट्रेन टिकट्स या हमारी फ्लाइट टिकट्स। पहले क्या होता था कि हम फिजिकली टिकट लेके जाते थे, टिकट अगर गायब हो गई, चोरी हो गई, फट गई, पानी में चली गई, तो हम लोग डूब जाते थे, हमें ट्रैवल करने के लिए कुछ होता नहीं था। लेकिन अब तो सभी क्या करते हैं, फ़ोन से टिकट दिखा दी, डाउनलोड कर ली, कभी भी लाइन में खड़े खड़े हम टिकट डाउनलोड कर देते हैं और फिर दिखा देते हैं। तो इसीलिए यूनिवर्सली हम लोग डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। देन वी हैव ईजियर ग्रुप कोलैबोरेशन, तो इसके बारे में हमने बात कर ली है पहले ही। देन वी हैव डिवाइस इंडिपेंडेंस, यू आर नो लॉन्गर tethered to a single computer or a network. Changes to computers, applications and documents follow you through the cloud. Move to a portable device and your applications and documents are still available. Device independence मतलब मैंने अपने अकाउंट में क्लाउड में लॉगिन कर लिया है मेरे पीसी से, तो नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ मैं अपने इस एक ही पीसी से उसको एक्सेस कर पाऊंगी। मैं अपने फ़ोन से भी एक्सेस कर सकती हूँ, मैं अपने ऑफिस के फ़ोन से भी एक्सेस कर सकती हूँ। तो ऐसे हमें मिलती है डिवाइस इंडिपेंडेंस। विथ ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स दैट वाज अ नाइटमेयर। मूविंग फॉरवर्ड विद द डिसएडवांटेजेस, तो अब अच्छी बातें तो हमने बहुत कर ली कि हमें सब कुछ मिल गया, पे एज यू गो प्राइसिंग मिल गई, स्केलेबिलिटी मिल गई, इलास्टिसिटी मिल गई, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस तो होंगे ना, तो चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो है रिक्वायरिंग अ कांस्टेंट इंटरनेट कनेक्शन। Cloud computing is impossible if you cannot connect to the internet. Since you use the internet to connect to both your applications and documents, you do not have an internet connection, so you cannot access anything, even your own documents. A dead internet connection means no work, and in areas where internet connections are few or inherently unreliable, this could be a deal breaker. तो इंटरनेट कनेक्शन अगर हमारे पास नहीं है तो हम कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, भले ही उसमें हमारे खुद के डॉक्यूमेंट्स हो, लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे विदाउट इंटरनेट। देन डज नॉट वर्क वेल विथ लो स्पीड कनेक्शंस, तो ये भी इससे लिंक्ड है कि अगर हमारी इंटरनेट की स्पीड बिल्कुल अच्छी नहीं है तो हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। Moving forward, features might be limited. This situation is bound to change, but today many web-based applications simply are not used as a full-featured as their desktop-based applications. For example, you can do a lot more with Microsoft PowerPoint than with Google's presentations web-based offering.